दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। राखी एक बहुत ही चिड़चिड़ी और झगड़ालू स्वभाव की लड़की है, जिसे पल भर में ज्वालामुखी जितना तेज फूटने वाला गुस्सा आता है और उस गुस्से में न सिर्फ सामने वाले को वो 4 बात सुनाती है, बल्कि बिना कुछ सोचे समझे ही मारने भी लगती है। ऐसे ही एक रोज वो अपनी सहेली सुचिता से बोलती है। यार सुचिता, हमें मूवी देखने गए कितने दिन हो गए ना, चल प्लान बनाते हैं हम मूवी देखने का। अबे मैं तो रेडी हूँ, एनी टाइम फॉर यू। लेकिन हाँ, मेरी मूवी टिकट भी तू ही खरीदेगी। फाइन, चल तेरा मूवी टिकट भी मैं खरीद दूंगी। तू भी क्या याद रखेगी कि मैंने तुझे मूवी दिखाई थी। इतना बोलकर वो दोनों अपने घर चली जाती हैं और राखी अपने फोन से 2 टिकट्स बुक कर देती है। अगले ही दिन दोनों सहेलियां शॉर्ट ड्रेस पहनकर थिएटर के अंदर मूवी देखती हैं और कुछ ही देर में मूवी खत्म होने के बाद दोनों बाहर आती है और सुचिता बोलती है, क्या मूवी थी, ऑसम यार, मजा ही आ गया। मैं सारा क्रेडिट क्या मूवी को ही दे देगी? मुझे भी तो दे, थैंक यू बोल मुझे। तेरी टिकट तो मैंने ही बुक की थी ना। दोनों बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ दक्ष नाम का लड़का चलकर उनके पास आता है और बोलता है, हेलो गर्ल्स। ओ मिस्टर, जान ना पहचान हमारे पास खड़े कैसे हो गए तुम? तो अब कर लेते हैं ना जान पहचान। वैसे आप इस ड्रेस में बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। मिस, क्या नाम है आपका? जी, इसका नाम राखी है और मैं इसकी फ्रेंड सुचिता। आपका नाम क्या है? ओए, तूने इस बंदर सी शक्ल के लड़के को मेरा नाम क्यों बताया? हट यहाँ से। अरे इन जैसे आवारा लड़के को मैं 1 मिनट में सीधा करना जानती हूँ। हाँ तो कहाँ थे हम? बहुत सुंदर लग रही हूँ ना मैं आपको? जी हाँ, आप बेहद खूबसूरत हैं। अच्छा, तो अब तो आपको मुझसे प्यार भी हो गया होगा। वो हाँ, आप यही समझ लीजिए। आप मुझे बहुत अच्छी लगी। इतना बोलकर राखी अपने पैरों में पहनी हुई हाई हील निकालने लगती है। ये देखकर दक्ष बोलता है, अरे, ये नीचे आप अपनी सैंडल क्यों देख रही हैं? और कहती है, हाँ तो कहाँ थे हम? ये लो और ये भी लो। उतर गया तुम्हारे प्यार का नशा या और उतारूं? अरे नहीं, बस कोटा पूरा हो गया। आई एम सॉरी। आगे से ना मेरे आसपास तुम नजर भी आए ना तो सोच लेना। इस बार तो बस 5 नंबर की सैंडल से मारा है, अगली बार पब्लिक से पिटवाऊंगी। चल सुचिता। इस तरह झगड़ालू और लड़ाकू स्वभाव की राखी दक्ष के खूबसूरत कहे गए शब्दों के लिए उसे अपनी सैंडल से बहुत मारती है और वहाँ से अपनी सहेली सुचिता को लेकर आने लगती है। तभी सुचिता बोलती है, तो पागल है क्या राखी? अरे ऐसा भी क्या कह दिया था उसने तुझसे जो तूने उसे इतना पीट डाला? तू पागल है, मैं नहीं। तूने देखा नहीं वो लड़का मुझे छेड़ रहा था? जी नहीं, तू उससे अच्छी लगी इसलिए बस नाम पूछ रहा था तुझसे। अगर वो मुझसे बोलता ना तो मैं सामने से उसे प्रपोज करती। इतना हैंडसम था वो। तू सच में सबसे झगड़े करती रहती है। ना जाने तेरे घर वाले तुझे दिन रात कैसे झेलते हैं। अपनी सहेली के मुंह से अपने लिए ये सब सुनकर राखी को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपनी सहेली को धक्का देते हुए बोलती है और इस बार सुचिता खड़ी होकर उसे धक्का देते हुए बोलती है, तू मेरी दोस्त है इसलिए कब से मैं सह रही थी, लेकिन तुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था। अब खुद नीचे गिर के कैसा लग रहा है तुझे? ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब तू मेरा तांडव देखेगी। गुस्से में उबलती हुई राखी अपनी सहेली को नॉन स्टॉप चाटे मारकर उसका गाल लाल करते हुए उसके बाल पकड़कर घुमाते हुए बोलती है, सुन ले डायन, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, समझ गई? इसलिए आज जो तुझे मूवी दिखाई है ना, उसके टिकट के 500 रुपए मुझे जितनी जल्दी हो सकता है ना ला कर दे, वरना तेरे बालों से उठा के पटक पटक के मारूंगी। राखी अपनी सहेली से झगड़ा करके उसे अधमरा सा करके अपने घर चली जाती है, जहाँ उसकी माँ बोलती है, अरे राखी, ये तेरा मुंह क्यों इतना टेढ़ा हो रखा है? फिर से किसी से लड़के आई है क्या? माँ, क्या आपको मैं झगड़ालू दिख रही हूँ? भाभी, जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आओ और हाँ, ठंडा लेकर आना। किचन में काम कर रही पूजा जल्दी से अपनी झगड़ालू ननद के लिए पानी लेकर आती है और इस बार राखी अपनी भाभी पर गुस्सा करते हुए बोलती है, भाभी जल्दी से आ नहीं सकती क्या? कछुए की चाल में चल रही हो। अरे तू अपना गुस्सा अपनी भाभी पर क्यों निकाल रही है? वो कोई रोबोट थोड़ी ना है जो 2 सेकंड में आ जाएगी। माँ, आप तो भाभी की साइड ना ही लो तो अच्छा है। अरे राखी, झगड़ा मत करो, ये लो पानी पियो। मैं झगड़ा कर रही हूँ? हाँ माँ,
तुमने ही भाभी को सर पर चढ़ा रखा है। देखो कैसे इनकी जुबान खुल रही। अरे ठीक है, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। बेचारी पूजा को बिन बात अपनी ननद से सास की तरह 4 बातें सुननी पड़ती है, जिसके बाद उसकी ननद पानी पीती है और बोलती है, भाभी ये एकदम नॉर्मल सा पानी है। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे ठंडा पानी चाहिए। मेरे लिए बिल्कुल चिल्ड वाटर लेकर आओ। आपके कान बंद है क्या? सुनाई नहीं देता? वो मैंने सुना नहीं था, रुको मैं लेकर आती हूँ। किचन में जाकर पूजा दोबारा पानी लेकर आती है और राखी को देते हुए बोलती है, ये लो राखी, जितना मन हो पी लो। अरे भाभी इतना भी ठंडा नहीं, ये तो बिल्कुल बर्फ है। इससे थोड़ा कम ठंडा लाना था ना। राखी तू एक बार में नहीं बता सकती? क्यों बेचारी को बार बार तंग कर रही है? हाँ माँ, आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? पूजा भाभी इस घर की बहू है। मेरी खातिरदारी करना और इस घर का काम करना उनका फर्ज बनता है। अच्छा राखी, वो घर के सारे काम करे वो उसका फर्ज है, और रोज रोज झगड़ा करना क्या वो तेरा फर्ज है? अरे वो तेरा खाना तेरे कमरे तक ले जाती है, चाय नाश्ता लेकर जाती है, क्या वो तेरा फर्ज नहीं है कि तू खुद से ले ले? हाँ हाँ, जा रही हूँ अपने कमरे में। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस जंट भाभी ने आपके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, जो आप इसकी साइड लेती रहती। इस तरह कुछ वक्त गुजरता है और एक रोज हेमलता बोलती है, पूजा बहू ये ले पैसे, आज मार्केट जाकर 4 अच्छी बेडशीट ले आना। माँ मैं भी जाऊंगी भाभी के साथ मार्केट। थोड़ी ही देर में ननद भाभी की ये जोड़ी मार्केट जाती है। तभी राखी की नजर सेल में बिक रहे बेडशीट पर जाती है और वो बोलती है, भाभी वो देखो बेडशीट की सेल लगी है, चलो ना। राखी वो सेकंड हैंड है, उसमें से मैक्सिमम खराब होते हैं, हम दुकान से ले लेंगे। भाभी ये जरूरी तो नहीं कि सेल में बिकने वाली सारी चीजें खराब ही हो। मुझे तो ये लगता है कि आप माँ के दिए हुए पैसों को ना जानबूझकर महंगी बेडशीट पर उड़ाना। अपनी ननद की बातें सुनकर ना चाहते हुए भी उसे वहाँ जाना पड़ता है और राखी ब्लू एंड रेड कलर की 2 अलग अलग बेडशीट लेती है और बिना उन्हें देखे ही वो पैसे दे देती है। तभी पूजा उसे बोलती है, अरे राखी जरा इसे खोल कर देख लो कि ये सही है या नहीं। अरे ठीक है देख। राखी जैसे ही बेडशीट खोल कर देखती है तभी उसकी नजर दोनों चादरों के रफू पर जाती है और वो दुकानदार से बोलती है, ओ भाई साहब देखो इसमें छोटे छोटे छेद है, इसे चेंज करो। अरे अब क्या 100 रुपए में तुम मखमल की बेडशीट लोगी? देखो मुझसे ज्यादा पंगे मत लो, चुपचाप से इसे वापस करके दूसरी बेडशीट दो हमें। इस तरह वो उस दुकानदार से लड़ने लगती है और खरीदे हुए बेडशीट के चिथड़े करके अपने पैसे वापस लेती है। आसपास खड़े लोग ये सब देखते हैं और जाते हुए राखी बोलती है, घटिया बेडशीट बेच रहा है, तुझे तो मैं देख लूंगी। इतना बहस करने के बाद दोनों घर आती हैं, जहाँ हेमलता बोलती है, अरे बहू तुम दोनों बेडशीट नहीं लाए? माँ जी पूछिए मत, आज राखी ने मार्केट में भी झगड़ा कर लिया। इन्हें मैंने मना किया था कि उस सस्ते बेडशीट वाले के पास मत चलो, लेकिन इसने मेरी सुनी ही नहीं। हाँ हाँ कर लो चुगली, भाभी आपको तो ना बहाना चाहिए। बस करो राखी, अब तक हम सब कुछ इसलिए सह रहे थे कि तुम में नादानी थी, लेकिन अगर तुम्हारा स्वभाव ऐसा ही रहा तो कल को इस मोहल्ले में रहना हमारे लिए दुर्भर हो जाएगा। सही कह रही है बहू, अरे अब तो बड़ी हो गई है नालायक, झगड़ा करना छोड़ दे। अपनी माँ और भाभी के समझाने पर राखी को याद आता है कि कैसे मार्केट के लोग उसे ऐसे झगड़ते हुए देखकर उस पर हंस रहे थे। सब कुछ सोचने के बाद वो बोलती है, हाँ भाभी आप और माँ एकदम सही कह रहे थे। अब से मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी से झगड़ा नहीं करूँगी। अब मैं बिल्कुल आपकी तरफ हूँ। इस तरह देर से ही सही, लेकिन राखी को अकल आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी सहेली और बाकी सब से माफी मांगती है और इस तरह राखी का झगड़ालू स्वभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाता। दिल्ली में रोहित और अजय नाम के 2 दोस्त रहा करते थे। एक दिन दोनों एक दूसरे के साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं और अजय अपने दोस्त से बोलता है, यार रोहित, कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं होता कि हमारा स्कूल और कॉलेज दोनों खत्म हो चुके हैं। अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि अभी हम कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट ही हैं। अरे बाहर निकल अपने ख्यालों की दुनिया से, समझा? हमें कॉलेज खत्म किए हुए 2 साल हो गए हैं और अब तुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तूने कॉलेज खत्म होने के बाद अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। क्या मतलब है तेरा? ओए मतलब साफ है मेरे दोस्त कि तू अब तक नल्ला है, कोई काम नहीं करता। मुझे देख,
कॉलेज खत्म होने के साथ ही मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, लेकिन तू कबाड़ी वाले के ठेले की तरह गली गली घूमता रहता है। अच्छा मैं चलता हूँ घर, फिर मिलते हैं। इस तरह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और जैसे ही रोहित अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ उससे बोलती है, रोहित बेटा, तेरे लिए बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है, इसलिए मैंने हाँ कर दी है। अरे वाह माँ, नेकी और पूछ पूछ। क्या हुआ बेटा, तू चुप क्यों है? मैंने कुछ गलत किया क्या तुझसे बिना पूछे हाँ करके? नहीं नहीं माँ, आपने कोई गलती नहीं की, और वैसे भी शादी ब्याह के फैसले तो माँ बाप ही करते हैं। मुझे पता था कि मेरा बेटा मेरी कोई बात नहीं टालता। कल हमें लड़की वालों के घर जाना है, तो वो ब्लैक वाली नई शर्ट पहन लियो, ठीक है बेटा? अगले ही दिन कादम्बरी अपने बेटे रोहित और बाकी लोगों के साथ लड़की वालों के घर जाती है और जहां रोहित और बिपाशा एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों की पसंद और परिवार की मंजूरी से रिश्ता पक्का हो जाता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके बाद शादी का दिन आता है और रोहित का दोस्त अजय अपने दोस्त को रेडी करते हुए बोलता है, फाइनली आज मेरा दोस्त घोड़ी चढ़ने जा रहा है और अब तू 1 से 2 हो जाएगा। बेटे तेरी तो मौज आ गई कमीने। अबे अजय, तू मेरी तारीफ कर रहा है या जूते मार रहा है? यार आज मेरी शादी है और तू मुझे गाली दे रहा है। अबे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू भूल गया बचपन से ही तेरा ये निकनेम निकाल रखा है मैंने। अबे ओ घोंचू, बचपन के दिन गए और हम स्कूल नहीं जा रहे। तेरा भाई आज शादी करने जा रहा है और अब खबरदार जो तूने अपनी होने वाली भाभी के सामने कुछ भी कहा। इस तरह दोनों दोस्त एक दूसरे से मजाक करते हैं और अजय रोहित को शादी का कोट, सेहरा और जूते पहनाकर रेडी कर देता है, जिसके बाद बारात दुल्हन को लेने के लिए रवाना हो जाती है। थोड़ी ही देर में बारात लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंचती है, जहां उनका स्वागत होता है। जिसके बाद रोहित और बिपाशा शादी के मंडप में पहुंच जाते हैं और पंडित जी विवाह के मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में सभी रस्में खत्म हो जाती है और दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे होते हैं। तभी अजय उनके पास जाकर बोलता है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर भाभी, मैं आपका इकलौता देवर। अब ये पक्का कुछ ना कुछ गुड़ गोबर करने वाला है। अरे बाकी की बातें बाद में कर लियो। अरे ठहर जा मेरे दोस्त, ये है मेरा लंगोटिया यार। हम तब से दोस्त हैं जब हम छोटे थे और लंगोट पहनते थे। अभी तक तो मैंने इसे संभाला है, अब आगे आप इसे संभालिए, जरा संभल के। शादी की सभी रस्में खत्म होने के बाद बिपाशा अपने ससुराल आ जाती है और दोनों अपनी सुहाग रात में रोमांटिक होकर एक दूसरे में खो जाते हैं। और ऐसे ही सुबह होती है, जिसके बाद बिपाशा बोलती है, रोहित छोड़ो मुझे, सुबह हो गई यार, आज मेरे ससुराल में पहला दिन है, हटो नहीं तो माँ जी चिल्लाने लगेंगी। क्या बेबी, अभी 1 दिन हुआ है हमारी शादी को और तुम बस मुझसे दूर जाने का बहाना कर रही हो। मेरा ना मूड फिर से रोमांटिक हो रहा है, कुछ तूफानी करें क्या? बिल्कुल नहीं, रात होने का वेट करो। ओके, लेकिन एक गुड मॉर्निंग किस तो देती जाओ। रोहित ये बोल ही रहा था कि तभी उसकी माँ दरवाजा खटखटाते हुए बोलती है, बहू जल्दी से कमरे से बाहर आ, सुबह हो गई है। बिपाशा नहा धोकर किचन में जाकर काम करने लगती है और घर के सारे काम करने के बाद जब वो रात को किचन में होती है तो खिड़की के पास रोहित आकर बोलता है, बेबी आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। काम खत्म नहीं हुआ क्या अभी तक तुम्हारा? बस 5 मिनट रोहित, आ रही हूँ। रोहित कमरे में जाकर इंतजार करता है और ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है, जिसके बाद रोहित बोलता है, ना जाने इसके 5 मिनट कब खत्म होंगे। कब से अपनी फीलिंग के साथ इस तन्हा बिस्तर पर वेट कर रहा हूँ, ना जाने कब आएगी ये। इस तरह रोहित इंतजार करते करते सो जाता है और इसी तरह वक्त गुजरता है और बिपाशा घर के कामों में इतनी बिजी हो जाती है कि उसे अपने पति के लिए वक्त ही नहीं मिलता और जब वक्त मिलता तब तक रोहित सो चुका होता। एक दिन रोहित उसे बोलता है, तुम्हें अपने कामों से फुर्सत नहीं है ना? कल को अगर मैं बाहर कोई अफेयर कर लूंगा ना तो मुझे मत कहना। इतना बोलकर रोहित अपने घर के बाहर के एक पार्क में चला जाता है और अपने दोस्त अजय को सब कुछ बताता है, जिसके बाद अजय बोलता है, बस इतनी सी बात है, एक काम कर, तू कल रात 11 बजे इसी पार्क में आइयो और मुझे भाभी का नंबर दे, मैं तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अगले ही दिन बिपाशा के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आता है
जिसके बाद वो सोच में पड़ जाती है। ऐसे ही रात होती है और अपने दोस्त के कहे अकॉर्डिंग रोहित 11 बजे उसी पार्क में पहुंच जाता है। तभी एक साड़ी में लंबे बालों और लंबे घूंघट में आ रही एक लड़की उसके बगल में आकर बैठ जाती है और उसे इशारे करती है, जिसके बाद रोहित उसे गले से लगाकर बोलता है, थैंक यू यार, तुमने तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं। काश मेरी शादी तुमसे हुई होती तो मुझे अपनी बीवी का इंतजार नहीं करना पड़ता। रोहित की ये बातें पार्क के एक पेड़ के पीछे छुपी बिपाशा सुन लेती है और बोलती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि रोहित मुझे धोखा दे रहा है। आखिर कौन है ये घूंघट वाली? कहीं मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है ना? हे भगवान, ये मेरी सौतन बन बैठी है क्या? क्या करूँ इसका चेहरा कैसे देखूं? इतना बोलकर बिपाशा वहाँ से घर की तरफ आ जाती है और थोड़ी ही देर में रोहित भी घर वापस आता है, जिसके बाद बिपाशा बोलती है, रोहित, वो घूंघट वाली लड़की कौन थी? कौन घूंघट वाली औरत? किसकी बात कर रही हो तुम? देखो रोहित, मेरे सामने भोले बनने की एक्टिंग मत करो। मैंने तुम्हें देखा था, कैसे तुमने उसे गले लगा रखा था। अगर मेरी वो घूंघट वाली सौतन के साथ मैंने तुम्हें फिर देखा ना, तो मैं उसे जान से मार दूंगी। अपने पति को उस घूंघट वाली औरत के साथ देखकर बिपाशा को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपने पति को वार्निंग देती है। लेकिन अगले ही दिन वो फिर रात को 11 बजे उसी पार्क में पहुंच जाता है, जहां पर वही घूंघट वाली औरत बैठी होती है। रोहित और वो दोनों बातें करते हैं। तभी पार्क में उन्हें छुपकर देख रही बिपाशा खुद से बोलती है, मेरी किसी भी धमकी का रोहित पर कोई असर नहीं, जो फिर से इस घूंघट वाली से मिलने आ गया। देखूं तो जरा कितना लंबा घूंघट है इसका। मेरे पति के साथ गुलछर्रे उड़ाते इसे शर्म नहीं आ रही, और इसे मुंह दिखाने में शर्म आ रही है। आज तो मैं इसे देख के ही रहूंगी। इतना बोलकर बिपाशा गुस्से में उसके पास जाती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है। तभी उस लड़की के नकली बाल उसके हाथों में आ जाते हैं और बिपाशा बोलती है, हाय रे, इसके तो बाल भी नकली है। मतलब मेरी ये घूंघट वाली सौतन परकटी है। अब तुम्हारे बाल तो मेरे हाथ में आ ही गए हैं, जल्दी से पलटकर अपना मनुष्य चेहरा भी दिखा दो। बिपाशा उसे चेहरा दिखाने को बोलती है, लेकिन घूंघट वाली उसकी सौतन अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। जिसके बाद बिपाशा बोलती है, क्यूरी नासपिटी कलमुही, बुत बन के क्या खड़ी है? अपना चेहरा तो दिखा जरा। ठहर, मैं खुद ही देख लेती हूँ। इतना बोलकर बिपाशा उस घूंघट वाली के आगे जाकर उसका चेहरा देखती है, जिसके बाद वो चौंक जाती है, क्योंकि उसकी घूंघट वाली सौतन कोई अप्सरा जैसी दिखने वाली लड़की नहीं, बल्कि एक लड़का होता है, जिसे देखकर वो बोलती है, अजय, तुम थे इस घूंघट के पीछे, और मैं समझ रही थी कि रोहित ने मेरे लिए सच में सौतन ढूंढ ली। वो सॉरी भाभी, हम आपके साथ मजाक कर रहे थे। मेरा दोस्त आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पर मैं तो सच में डर गई थी कि मैं उन्हें वक्त नहीं दे पा रही हूँ, तो उन्होंने सच में बाहर घूंघट वाली से अफेयर कर लिया। अरे मैं बस तुम्हें अपने लिए सीरियस करना चाहता था बेबी, और ये सब प्लान अजय का ही था। उसके कहने पर ही मैंने ये सब किया, और देखो फाइनली तुम मुझे अपना फुल अटेंशन देने लगी। इस तरह घूंघट वाली सौतन उर्फ अजय का सच बिपाशा के सामने आ जाता है, और वो अपने पति के साथ एक बार फिर नई और खुशहाल शुरुआत करती है। अनुष्का आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर कृतिका से कहती है, देखो कृतिका, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ, तुम मेरी सौतन बन जाओ। मुझे तो लगा था कि तुम काफी समझदार लड़की हो, पर अनुष्का, तुम कब से इतनी नासमझ हो गई जो खुद के लिए अपनी सौतन ला रही हो? हाँ हूँ मैं ना समझ, पर तुम तो समझने की कोशिश करो और बन जाओ मेरी सौतन। तुम समझने की कोशिश करो। मैं शशांक का अतीत हूँ जो बीत चुका है, और तुम उसका वर्तमान हो जिसके साथ वो बहुत खुश है, और मैं तुम दोनों के बीच दोबारा से आकर दीवार नहीं बनना चाहती। मैं सिर्फ वर्तमान हूँ और तुम उसका भविष्य हो। उसका भविष्य सिर्फ तुम बन सकती हो। ज्यादा मत सोचो और बन जाओ मेरी सौतन। शशांक और कृतिका बहुत पहले से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। काफी सपने संजोए थे उन्होंने अपने प्यार के लिए, जैसे एक धमाकेदार शादी, 2 प्यारे से बच्चे और एक अच्छा खासा घर, एक खुशहाल परिवार और पता नहीं क्या क्या। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से ये सपने और कृतिका दोनों ही छूट गए।
शशांक की जिंदगी में एक नए शख्स ने अपनी जगह बनाई और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शशांक की क्रश और क्लासमेट अनुष्का थी। कृतिका और शशांक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, लेकिन उसके बावजूद भी अनुष्का शशांक के दिल में जगह बनाती गई और कृतिका के लिए जहर बनती गई और वो अक्सर शशांक के साथ रातों को घूमने जाया करती। कभी कभी वो लोग कपल पार्क्स भी जाने लगे थे और एक अधूरे ख्वाब की तरह शशांक कृतिका को भूलता ही गया। फिर एक दिन उसने कृतिका को कॉल किया और बोला, कृतिका, मैं अब और नहीं झेल सकता तुम्हारे ड्रामे को। तुम खामखा शक करती रहती हो हम दोनों पर। तुम ऐसे कारनामे करोगे तो शक तो होगा ही ना। तुम किसी लड़की के साथ कमर में हाथ डालकर फोटो खिंचवाओगे, शक नहीं होगा तो क्या होगा? घंटों घंटों बातें, देर रात तक मुलाकातें, बताओ कौन करता है ऐसा? अरे वो तो बस ऐसे ही। We are just best friends. Try to understand, babes. ऐसा कहकर शशांक रुक जाता है। क्या हुआ? रुक क्यों गई? आज इस मैटर को क्लियर कर दो ना। अरे तंग आ गई हूँ मैं तुम दोनों से। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरी सौतन ले आओगे और मैं तुम्हें शाबाशी दूंगी? यार बात करने से या साथ घूमने फिरने से या फिर फोटो खिंचवाने से प्यार हो जाता तो आज मेरे पास सैकड़ों प्रेमिकाएं होती। बस बस, अब तुम अपनी ये फिलोसफी का लेक्चर बंद करोगे या नहीं? और हाँ, उस अनुष्का से दूर रहोगे या नहीं? यार बेस्ट फ्रेंड है मेरी, ऐसे कैसे दूर हो सकता हूँ? ओके, एक बार फिर सोच लो शशांक। शी और मी, इट डिपेंड्स ऑन यू। व्हाट यू चूज and you have to choose only one. I wanna choose both of you. You both are important for me. Shut up and never try to talk with me. ऐसा कहकर कृतिका रोने लगती है और कॉल कट कर देती है। वहीं शशांक भी कुछ दिनों के लिए उदास हो जाता है और एक बुरे ख्वाब की तरह कृतिका को भूल सा जाता है। और इसी बीच अनुष्का को शशांक से बहुत ही ज्यादा प्यार होने लगता है, मगर शशांक इतने पुराने रिश्ते को खत्म नहीं कर पाता और फिर से कृतिका से बात करना शुरू कर देता है और अपने हाथों से शशांक को फिसलता हुआ देखकर अनुष्का जहर खा लेती है और जैसे तैसे बच जाती है। ये सब देखकर शशांक कृतिका से ब्रेकअप करके उसे छोड़ देता है। धीरे धीरे शशांक और अनुष्का का प्यार और भी गहरा हो जाता है, मगर कास्ट और कम्युनिटी अलग अलग होने की वजह से उन दोनों के पेरेंट्स उनकी शादी के लिए नहीं मानते और मजबूरन उन्हें कोर्ट मैरिज करनी पड़ती है। धीरे धीरे उनकी शादी को 3 साल बीत जाते हैं, मगर प्यार कम नहीं होता। लेकिन कुछ तो ऐसा था जिसकी चिंता शशांक को अब भी अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। एक दिन शशांक अनुष्का से बोलता है, अनुष्का, हमारी शादी को 3 साल से भी ज्यादा हो गए, मगर अब तक हमें बेबी भी नहीं हुआ। बेबी भी होगा जल्दी ही। जस्ट वेट एंड वेट। वी कांट डू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट वेटिंग। ओके फाइन, आई एम वेटिंग फॉर दैट। उस दिन अनुष्का शशांक को झूठा दिलासा देकर सुला देती है, मगर अनुष्का को सच्चाई पता थी कि बचपन में उसके हुए ऑपरेशन की वजह से वो कभी मां नहीं बन सकती थी। यूं ही इंतजार में 5 साल बीत जाते हैं और अब तो पड़ोसने भी अनुष्का को ताना देने लगती है। ए हाय, जरा देखो तो इन लोगों को। अरे 5 साल हो गए इनकी शादी हुए, मगर अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ। मुझे तो लगता है अनुष्का बांझ है। हाँ बहन, बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि सुबह सुबह बांझ की शक्ल देखने से घर में कुछ बुरा होता है। और देखो, परसों ही मेरे पैर में कांच चुभ गया। हाँ हाँ, अनुष्का तो है ही मनुष्य। अरे अपने घर में तो खुशियाँ ला नहीं सकी और दूसरों की खुशियों में भी मनुष्यत दिखा देती है। हाँ बहन, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है कि अनुष्का एक बांझ है। ये सब सुनकर और सोचकर अनुष्का फांसी लगाने जाती है, मगर तभी अचानक से अनुष्का की सहेली आकांक्षा आ जाती है और उसे फांसी लगाने से बचा लेती है। क्या हुआ अनुष्का, तुम मरना क्यों चाहती हो? क्या बताऊं यार, मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। बहुत से दुख है मेरी जिंदगी में। तू मेरा दुखड़ा सुनकर खुद को परेशान मत कर। तुझे क्या लगता है खुदकुशी एक मजाक है? तो इतना बड़ा कदम उठाएगी और मैं तुझे यूं ही छोड़कर चली जाऊंगी? चल जल्दी बता, क्या परेशानी है? हो सकता है मेरे पास कोई सॉल्यूशन हो और तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देख यार, तुझे तो पता है मेरी बचपन की सर्जरी की वजह से मैं माँ नहीं बन सकती और सारा संसार मुझे ताने दे रहा है, मनहूस कह रहा है। मैं तंग आ चुकी हूँ इन सब बातों से।
बाकी दुनिया का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन शशांक भी हमेशा परेशान रहते हैं इस वजह से। देख, तेरी सर्जरी वाली प्रॉब्लम का तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर हाँ, शशांक को पिता बनने की खुशी तो दे ही सकते हैं। वो कैसे? तू शशांक की एक्स से उसकी शादी करवा दे, और तुम सब लोग एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हो, इस वजह से साथ रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनुष्का ना चाहते हुए भी अपने पति की खुशी के लिए कृतिका के पास जाती है और आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर कृतिका से कहती है, देखो कृतिका, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ, तुम मेरी सौतन बन जाओ। मुझे तो लगा था कि तुम काफी समझदार लड़की हो, पर अनुष्का, तुम कब से इतनी नासमझ हो गई जो खुद के लिए अपनी सौतन ला रही हो? हाँ हूँ मैं ना समझ, पर तुम तो समझने की कोशिश करो और बन जाओ मेरी सौतन। तुम समझने की कोशिश करो, मैं शशांक का अतीत हूँ जो बीत चुका है, और तुम उसका वर्तमान हो जिसके साथ वो बहुत खुश है, और मैं तुम दोनों के बीच दोबारा से आकर दीवार नहीं बनना चाहती। मैं सिर्फ वर्तमान हूँ और तुम उसका भविष्य हो, उसका भविष्य सिर्फ तुम बन सकती हो। ज्यादा मत सोचो और बन जाओ मेरी सौतन। तुम तो इतना प्यार करती हो शशांक से, उसे पाने के लिए ही तो तुमने हम दोनों का ब्रेकअप करवाया था ना, तो फिर अब मुझे ही उसकी दूसरी बीवी बनने के लिए कह रही हो, आखिर क्यों? देखो कृतिका, मैं बचपन में हुई एक सर्जरी की वजह से माँ नहीं बन सकती, और शशांक भी सालों से बच्चे की किलकारियाँ सुनने के लिए बेताब हो रहे हैं, और माँ ना बन पाने की वजह से लोग मुझे मनहूस और बांझ जैसे नामों से बुलाने लगे हैं। मैं तो खुदकुशी कर लूंगी, मगर शशांक के सपने का क्या होगा? और तुम भी तो प्यार करती थी ना शशांक से, फिर उसके सपने को पूरा करने से पीछे क्यों हट रही हो? तुम्हारा भी तो सपना था कि शशांक और तुम्हारा एक बच्चा हो। देखो, किस्मत बार बार मौका नहीं देती, सिर्फ एक बार देती है। शशांक और मेरा सपना था, मगर अब नहीं। क्यों अपने सपनों का गला घोट रही हो? मान भी जाओ ना। मुझे तो लगा था कि एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है, मगर तुम भी एक पत्थर दिल औरत हो। अनुष्का की बातें सुनकर कृतिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शादी के लिए मान जाती है। कुछ ही दिनों में शशांक और कृतिका की शादी हो जाती है और हाई डिप्रेशन की वजह से अनुष्का की मौत हो जाती है। कुछ दिनों तक तो शशांक अनुष्का की मौत के गम में गुमसुम सा रहा, मगर फिर अपनी जिंदगी की सच्चाई समझकर उसने कृतिका के साथ एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत की। दोस्तों